अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, इस वक्त मैं हाजिर हूँ आपके साथ सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 24 जिसका नेम एवोल्यूशन है। और एवोल्यूशन के इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो लेक्चर नंबर 3 का एंड ये हुआ था कि डार्विन ने क्विकली, जब उसने देखा कि वॉलेस ने पब्लिश कर दिए हैं और उसने डिफरेंट बायोलॉजिकल सोसाइटीज में अपना काम जो है वो पब्लिश करने की कोशिश की है, तो डार्विन ने फिर क्विकली फिनिश्ड अपने ऐसे अपनी किताब उसने क्विकली फिनिश की, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एंड पब्लिश्ड इट इन द नेक्स्ट ईयर, और उसको फौरन अगले साल उसने पब्लिश कर दिया। इसकी इस किताब में, इन दिस बुक, डार्विन डेवलप्ड टू मेन पॉइंट्स। तो लेक्चर 3 का एंड यहाँ हुआ था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 2 मेन पॉइंट्स कौन से थे तो लेक्चर नंबर 4 देखिएगा, ये मैंने आपको एंड पर कहा था। तो जी हाँ, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि डार्विन की किताब में वो 2 मेन पॉइंट्स कौन से थे। तो पहला पॉइंट था जी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के औलाद का पैदा होना तब्दीलियों के साथ, और नस्ल दर नस्ल इतनी तब्दीलियां रुनुमा होना कि एक वक्त आना कि दो यानी औलादें जो थी वो डिफरेंट स्पीशीज लगती थी आपस में, इतने डिफरेंसेस आ जाते थे आपस में कि वो डिफरेंट स्पीशीज मालूम होती थी। तो डार्विन बिलीव्ड, डार्विन का इस चीज पर पुख्ता यकीन था और उसको इस चीज का बकायदा तौर पर वो अपनी समझ रखता था। परसीव्ड से मुराद के उसने अपनी सेंसेशन, जो कुछ उसने एविडेंसेस देखे उससे उसने जो नतीजा अखज किया। परसेप्शन का मतलब होता है बेटा सेंस गेन करके तो कोई नतीजा दे देना, दिमाग में कोई चीज बिठा लेनी कि भाई मैंने जो नोट किया है उसका यही मतलब है। तो उसने परसीव किया कि यूनिटी ऑफ लाइफ थी। वो कहता था कि यूनिटी ऑफ लाइफ है, ये तमाम ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर की औलाद है। तो यूनिटी ऑफ लाइफ विद ऑल ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड थ्रू डिसेंट फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर। कहता है कि जितने मौजूदा ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब डिसेंडेंट्स हैं किसी कॉमन एंसेस्टर के, किसी कॉमन एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं। कौन है बेटा? डिसेंडेंट्स हैं। तो डिसेंडेंट्स का पैदा होना डिसेंट कहलाता है। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हुई है। और ये कॉमन इंसेस्टर, ये कॉमन इंसेस्टर जिसकी वो बात करता है, वो कहता है कि वो रिमोट पास्ट में था। रिमोट पास्ट से मुराद बहुत पुरानी बात है, यानी बहुत पुरानी बात, यानी रिमोट पास्ट, माजी बईद में जाकर कहता है कॉमन इंसेस्टर था। फिर उसमें तब्दीलियां दर तब्दीलियां दर तब्दीलियां दर तब्दीलियां आती गईं और मौजूदा ऑर्गेनिज्म मारद वजूद में आए, उनकी वैरायटी मारद वजूद में आ गई। In the Darwinian view, the history of life is like a tree. कहता है कि लाइफ की जो हिस्ट्री है वो एक ट्री की तरह है। ऐसे ये एक ट्री की तरह है भाई, जिसकी बेस कॉमन एंसेस्टर है। जिसकी बेस क्या है? कॉमन एंसेस्टर। और जिस तरह इस कॉमन एंसेस्टर, इस एक तने से डिफरेंट शाखें निकल रही हैं, फिर उन शाखों की आगे शाखें निकल रही हैं, तो इस तरीके से कहता है कि ये जो ऊपर ऑर्गेनिज्म के नेम्स लिखे हुए ये सारे मारज़ वजूद में आए उस कॉमन एंसेस्ट्री से, उस कॉमन एंसेस्ट्री से। तो आपको एक और फोटो ये देखें, ये भी ट्री ऑफ लाइफ है। तो ये देखो, ये कॉमन ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुआ और फिर फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और पता लगा कि इतने ज्यादा इन दी एंड ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो उम्मीद करता हूं ट्री की मिसाल आप समझ गए होंगे कि दिस इज अ लाइफ ट्री, लाइफ हिस्ट्री ट्री। द हिस्ट्री ऑफ अ लाइफ इज लाइक अ ट्री। वो कैसे जी? विद मल्टीपल ब्रांचिंग, और फिर उन ब्रांचेस की आगे रीब्रांचिंग। कैसे? फ्रॉम द कॉमन ट्रंक, फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, all the way to the tips, all the way to the tips of the living twigs. ट्विग्स कहते हैं बेटा छोटे छोटे वो ब्रांचेस जो होती हैं।
तो ये जनाब वो कह रहा है कि ये देखो एक कॉमन ट्रंक से चले, फिर ब्रांचेस के टिप्स तक गए, तो ये जो छोटी छोटी शाखें हैं इन्हें ट्विग्स कहते हैं। छोटी छोटी जो शाखें हैं इन्हें क्या कहते हैं बेटा? ट्विग्स। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी कि उसने सिंबलाइज किया ट्री से, सिंबॉलिक ऑफ द करंट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसने सिंबलाइज किया एट ईच फॉर्क of the evolutionary tree is the ancestor form. फॉर्क बेटा पता है ना, वो कांटा जो होता है चम्मच, वो भी इसी तरह ही है ना, उसकी भी बेस क्या होती है? कॉमन, और आगे जाकर शाखें। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर बेस पर एक ऑर्गेनिज्म है, आगे से ये उसका फॉर्क बना हुआ सारा। अल्लाह अकबर। तो कहता है इस पूरे फॉर्क से मुराद इस डिफरेंट ब्रांचेस की जो बेस जो कि कॉमन बनती है, वहां पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ होगा। At each fork of the evolutionary tree is an ancestor common to all lines of the evolution branching from the fork. तो तमाम फॉर्क की डिफरेंट ब्रांचेस के बेस में एक कॉमन ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है, एक कॉमन ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है। मैं जरा चाय पी लूं थोड़ी। डन मेरे बच्चों। और जो दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या भला है भाई? तो सुनिए, ये देखो, ये एक और छुपी हुई थी डायग्राम। तो वही जनाब, एक कॉमन ट्री से ब्रांचेस, फिर आगे उसके ट्विग्स, और करते करते मौजूदा जानदार आए। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। ओके, ये देखो भाई, अभी सिर्फ इतने पार्ट को देखना मेरा बच्चा, इतने पार्ट को, अभी सिर्फ ये वाला पार्ट देखो। कहता है जनाब ओवर प्रोडक्शन थी, जिराफ्स ढेर सारे मौजूद थे, ढेर सारे जिराफ्स मौजूद थे। डन, ये देखो ढेर सारे जिराफ्स। तो ये भी हम ह्यूमंस की तरह, जिस तरह हम ह्यूमंस छोटे कद के, दरमियाने कद के, बड़े कद के, डिफरेंट फिजिक वाले हम लोग ह्यूमंस हैं। डार्विन कहता है ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स, मतलब ओवर प्रोडक्शन थी जिराफ्स की। मैं आपको सीधा पहले एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। कहता है ढेर सारे इंडिविजुअल्स से जिराफ्स के, और वो सारे के सारे आपस में वेरिएशंस रखते थे। जिस तरह हम ह्यूमंस, अब जिस तरह आप लोग काले हैं, मैं गोरा हूं, अब मेरी हाइट अच्छी है, आप लोगों की गिठी है, आप लोग मोटे, मैं जरा फिट आदमी। तो पता लगा कि जनाब जिस तरह हम लोगों में, ह्यूमंस में ढेर सारे क्या हैं, हम लोग ह्यूमंस में ढेर सारी वैरायटीज हैं, इसी तरह जिराफ्स के अंदर भी ढेर सारी वैरायटीज थी। कुछ छोटी गर्दनों वाले भी थे, कुछ दरमियानी गर्दनों वाले भी थे, तो कुछ लंबी गर्दनों वाले, अल्लाह की जानिब से लंबी गर्दनों वाले थे। और ये सारे घास खाते थे। ये अगर आप मेरे माउस के कर्सर को देखें तो ये सारे क्या खाते थे? घास खाते थे, बड़े खुश थे। ये भी खुश था, ये भी खुश था, ये भी। कहने लगा जनाब एकदम एनवायरनमेंट में चेंज आई। तो एनवायरनमेंट में जब चेंज आई तो घास हो गई खत्म। जब घास खत्म हो गई तो इन सब ने कोशिश की कि पत्तों को खाया जाए, दरख्त के पत्तों को। अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या छोटी गर्दन वाले या दरमियानी गर्दन वाले ट्रीज पर घास खा सकेंगे, या बड़ी गर्दनों वाले खा सकेंगे? तो पता लगा जनाब बड़ी गर्दनों वालों ने पत्ते खाकर वो जिंदा रहे, तो दूसरी तरफ ये देखें छोटी गर्दनों वाले बेचारे मारे गए, छोटी गर्दनों वाले बेचारे मारे गए। और इस तरह सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ लंबी गर्दनों वाले बच गए, क्योंकि छोटी गर्दनों वालों को नेचर ने मार दिया। नेचर ने किसे सिलेक्ट कर लिया? लंबी गर्दनों वालों को। अब वो लंबी गर्दन वाले जिनमें कुदरती तौर पर जेनेटिकली लंबी गर्दन थी, जब वो बच गए तो उन्होंने आपस में शादियां की, और उनकी औलादों में सिर्फ लंबी गर्दनें मुंतकिल हुई, क्योंकि छोटी गर्दन वाली जीन वो बेचारी इनके साथ मर गई। जब कोई जीन मर जाती है और पॉपुलेशन से खत्म हो जाती है, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो छोटी गर्दनों वालों की जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, तो पता लगा नेचर ने किसे सिलेक्ट किया?
नेचर ने उस वेरिएशन को सिलेक्ट किया जो नेचर के हवाले से फिटेस्ट थी, और उस वेरिएशन वाले वो ऑर्गेनिजम्स मर गए जिनमें अनफिट वेरिएशन मौजूद थी, तो वो बेचारे मर गए। जिनमें अनफिट वेरिएशन मौजूद थी वो बेचारे मर गए। तवज्जो है बेटा? तो पहला पॉइंट कहता है जनाब ढेर सारी प्रोडक्शन हो जाती थी ऑर्गेनिजम्स की। दूसरा पॉइंट, सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से वेरिएंट होते हैं, एक दूसरे से वेरिएशंस रखते हैं। तीसरा पॉइंट, जो ऑर्गेनिजम्स माहौल में, नेचर में फिटेस्ट वेरिएशंस रखते हैं उनको फूड, शेल्टर, हर चीज मुहैया होती है, और जो बेचारे एनवायरनमेंट में अनफिट वेरिएशंस रखते हैं वो ऑर्गेनिजम्स बेचारे मर खप जाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स मर खप जाते हैं। और उसके बाद फिट वेरिएशंस वाले जब ऑर्गेनिजम्स आपस में क्रॉसेस करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, तो मजीद फिट बच्चों को जन्म देते हैं, मजीद फिट बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये थी नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। जनाब अली, डार्विन सजेस्टेड दैट पॉपुलेशंस ऑफ द इंडिविजुअल स्पीशीज, हर स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो अपने माहौल के लिए, अपने लोकल एनवायरनमेंट के लिए बेटर अडेप्टेड होती है। कैसे? थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब ये कोविड-19 क्या कर रहा है? कोविड-19 भी तो नेचुरल सिलेक्शन कर रहा है। जो कमजोर इम्यूनिटी वाले, जो कमजोर लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, कोविड-19 उन्हें मार देगा। और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिनमें स्ट्रांग इम्यूनिटी वाली वेरिएशन है, वो जिंदा रह जाएंगे। फिर वो स्ट्रांग इम्यूनिटी वाली वेरिएशंस वाले लोग आपस में शादियां करेंगे तो नित नए से नया स्ट्रांग बच्चा पैदा होगा। तो जनाब कहता है कि जनाब ये जो एडेप्टेशंस होती हैं, ये एडेप्टेशंस इसलिए होती हैं क्योंकि अनएडेप्टेड बेचारे, जिनमें फिट वेरिएशंस नहीं होते, वो मारे जाते हैं, और जिनमें माहौल को लेकर फिटेस्ट वेरिएशंस होती हैं वो जिंदा रहते हैं। Darwin's theory of natural selection was based upon the following observations. अब उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की हुई थी तो वो पढ़ लेते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन कहता है प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स, कि ढेरों ढेर बच्चे पैदा हो गए, देन द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, कि इन्वायरमेंट सपोर्ट भी नहीं करता, फिर भी जनाब अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। जब एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, एनवायरनमेंट में जो जो सहूलियात हैं उनको, अब सहूलियात कम है, एनवायरनमेंट की जो फेवर्स हैं अब वो कम हो गई हैं, और उन फेवर्स को कैश करने वाले ऑर्गेनिजम्स ज्यादा तादाद में हो गए हैं। तो वो फिर ज्यादा तादाद वाले ऑर्गेनिजम्स आपस में स्ट्रगल करेंगे, वो स्ट्रगल करेंगे बेचारे, वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हमारा एग्जिस्टेंस रहे, हम एग्जिस्ट करें। तो बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन शुरू हो जाएगी, with only a fraction of offspring surviving each generation। और इस तरह क्या होगा कि जो अनफिट वेरिएशंस वाले होंगे वो बेचारे मारे जाएंगे, माहौल उन्हें किल कर देगा, उन्हें फूड नहीं मिलेगा, उन्हें शेल्टर नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। वो मर गया, वो मर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने कंपटीशन में आकर अपनी फुल स्ट्रगल करके पैसा कमाते रहे, सॉरी पैसा नहीं, वो अपने जिंदगी जीने के लिए सारी की सारी रिसोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट को यूज करते रहे, जो ताकतवर थे, जो चालाक थे, जिनके अंदर फिटेस्ट वेरिएशंस थी, वो जिंदा रहेंगे बेटा। तो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, टोटल ऑफस्प्रिंग की सिर्फ एक छोटी सी फ्रैक्शन will survive each generation, बाकी सब मर जाएंगे। Survival in the struggle for existence is not random। कहता है ये हर बंदा स्ट्रगल नहीं कर सकता, it is not random but depends in the part of the hereditary constitution of the surviving individuals। कहता है ये डिपेंड करता है कि क्या इनहेरिटेड क्वालिटीज हैं उस ऑर्गेनिज्म में। जिस तरह उस लंबी गर्दन वाले का अपना कोई कमाल नहीं था, उसमें लंबी गर्दन इनहेरिटेड थी। तो इसी तरह बच्चा, आप लोग बच्चे जब एग्जाम्स वगैरह देते हो
तो आप में से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाते हैं बेटा, वो इनहेरिटेड होते हैं, वो स्ट्रगल इतनी नहीं भी करते, लेकिन फिर भी दे आर बॉर्न टू बिकम फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो रिमेंबर दैट आप में भी कोई ना कोई ऐसी खासियत जरूर है जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है, जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है, और उसमें आपको इतनी स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपके सामने आपका जो कॉम्पिटिटर होगा वो वैसे ही मारा जाएगा, क्योंकि आपके उस स्ट्रगल में आपकी हेरिडिटरी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा शामिल है। तो जी हाँ, जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हैं उनमें हेरिडिटरी इंपॉर्टेंस को आप नहीं झुटला सकते। हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स। सो बच्चों, दोस इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल्स whose inherited characteristics fit them best, तो वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनहेरिटेड क्वालिटीज, इंटेलिजेंस हो गई, या जिराफ वाली मिसाल में लंबी गर्दन हो गई, जिसने उनको, उन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ने, जिन कैरेक्टर्स ने उन्हें फिट कर दिया, fit them best to their environment, are likely to leave more offspring। अब वो जिंदा रहेंगे, वो आपस में मेटिंग करेंगे, वो आपस में क्रॉसेस करेंगे, और फिर बेटा वो बेटर वेरिएशन वाले ऑफस्प्रिंग्स दुनिया में छोड़ेंगे। और इस तरह जो लेस फिट इंडिविजुअल्स होंगे वो तो बेचारे मारे गए, उनकी शादियों की भी नौबत नहीं आई। मेरे खानदान में या ऐसी कई मिसालें हैं बेटा, जो लेट हो गए, जिन्होंने अपनी फिटनेस नहीं शो की, वक्त पर नहीं कमाया, वक्त पर मेहनत नहीं की, तो पुत्र उनकी आगे उनके खानदान नहीं चल सके, वो अपने साथ अपनी उन कमजोर जीन्स को लेकर मर जाएंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट करेंगे। तो मेरा बच्चा, दिस अनइक्वल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स टू सर्वाइव, अब सर्वाइवल की एबिलिटी सबके लिए यकसा नहीं है, ये अनइक्वल एबिलिटी है। किसी के पास सरवाइव करने के लिए बड़ी जबरदस्त एबिलिटी है, किसी के पास सरवाइव करने के लिए एबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर कोविड-19 का जब क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने कामों से, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे बेटा। लेकिन मेरा बच्चा, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इस क्वारंटाइन में भी मेहनत करते रहे, उन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर ली और वो अपने घर की देखभाल कर रहे हैं, वो सर्वाइवल जानते हैं, उन्हें पता है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे। मेहनत का नाम सर्वाइवल है बेटा। आपको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती बच्चों। और अगर आप ये कहो कि झोली में कुछ वैसी आ जाए, वो नहीं हो सकता। बस स्ट्रगल करो और दुआ करो कि अल्लाह पाक आपके अंदर फिट वेरिएशन को रखे। वो अनफिट वेरिएशन अगर अल्लाह की जानिब से हुई तो फिर इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। कोई 10-20% वो इम्प्रूव तो हो सकता है, मगर उसमें वो बेचारे में कुदरती सलाहियतें नहीं होगी। एंड रिप्रोड्यूस विल लीड टू ग्रेजुअल चेंज इन पॉपुलेशन। अब मेरा बच्चा, जो अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या होगा कि अनफिट वेरिएशन वाले मारे जाएंगे, फिट वेरिएशन वाले रह जाएंगे। फिर क्या होगा कि पॉपुलेशन के अंदर कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और वो कैसी चेंजेस आएंगी कि पॉपुलेशन में चेंजेस आएंगी विद फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन में एक्यूमुलेट होते जाएंगे। फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन में जमा होती जाएंगी, एक्यूमुलेट, जखीरा होती जाएंगी over the generations, thus leading to the evolution of new species। और पता लगेगा कि जनाब वो पुरानी सारी खसूसियात मर गई, वो पता लगा कि न्यू खसूसियात वाले ऑर्गेनिजम्स बचते गए, न्यू करते करते इन दी एंड पता लगेगा न्यू स्पीशीज ही बन गई। इसके साथ ही हमारा डार्विनिज्म खत्म हुआ मेरा बच्चा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। एक छोटा सा टॉपिक इसके नीचे है, वो आज के टॉपिक में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आज के लेक्चर में सॉरी। तो कल हम लोग इंशाल्लाह फिर एविडेंसेस पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन होती है, सबूत कहाँ है, किस बुनियाद पर कह रहे हो। तो कल से अब हम वो बेसिस डिस्कस करेंगे, वो बुनियादें डिस्कस करेंगे जिनकी बुनियाद पर ये सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जनाब एवोल्यूशन होती है। ला जी, अब ये नया टॉपिक है बेटा, नियो डार्विनिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। क्या ये नियो डार्विनिज्म?
बेटा नियो डार्विनिज्म में मेंडल की जेनेटिक्स, इसके अलावा यानी मेंडलिज्म, मेंडल पता ना मेंडल कौन था, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसने जेनेटिक्स की, मॉडर्न जेनेटिक्स की, सॉरी क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद रखी थी। क्लासिकल मतलब पुरानी जेनेटिक्स की, जिसने बुनियाद रखी थी। तो मेंडल का काम, डार्विन का काम, इसके अलावा पॉपुलेशन जेनेटिक्स और 6-7 उलूम को मिलाकर एक नई एवोल्यूशनरी एक थ्योरी बनाई गई। तो उस एवोल्यूशनरी थ्योरी जो कि डार्विन, मेंडल और 7-8 और उलूम की बुनियाद पर इन सब को मिक्स करके जो थ्योरी बनी, जो नई एवोल्यूशन की थ्योरी बनी, उसे नियो डार्विनिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरा बच्चा? नियो डार्विनिज्म। तो नियो डार्विनिज्म क्या है भाई? ये सिर्फ डार्विनिज्म नहीं है, इसके अंदर मेंडलिज्म भी मौजूद है, इसके अंदर पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी है, इसके अंदर और भी बहुत सारे उलूम हैं, और इसका नाम है द मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब बनाना। तो वाकई इसको 7-8 उलूम की बुनियाद पर खुद बनाया गया है। तो जब आप इसको खुद बनाओगे तो इसका नाम रख दोगे मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस। क्या नाम रख दोगे? मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का जो ओरिजिन है, सॉरी ये वो किताब है बेटा, ये डार्विन की किताब है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कन्विंस्ड मोस्ट बायोलॉजिस्ट। उसने बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को कन्विंस किया, वो भी सारे यही मानना शुरू हो गए। मैं जरा चाय की चुस्की ले लूं। वो भी सारे यही मानना शुरू हो गए कि स्पीशीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, स्पीशीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। उनका भी यही मानना हो गया कि स्पीशीज जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन है। An important turning point for evolutionary theory was the birth of population genetics. लो जी एक टर्निंग पॉइंट आया, पॉपुलेशन जेनेटिक्स बीच में आ गई, क्योंकि उसने वेरिएशंस को पीटता था डार्विन। पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने विच एम्फसाइजेस, जो जोर देती है, एम्फसाइजेस से मुराद जोर देना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स जोर देती है द एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशंस विद इन द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में जबरदस्त किस्म की जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं, एंड रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, और पहचान कराती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के जनाब आपकी पॉपुलेशन में बड़ी जबरदस्त क्वांटिटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं, क्वांटिटी ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है। लो जी, विद प्रोग्रेस इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जब तरक्की हुई इन 1930s, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स प्लस मेंडलिज्म प्लस डार्विनिज्म, इन सब को रिकंसाइल किया गया, एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन पर काम किया गया। जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन के, वेरिएशन की वजूहात क्या होती हैं, और जब वेरिएशन हो जाती हैं तो फिट वाली रह जाती हैं, अनफिट वाली मारी जाती हैं, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। द बेसिस ऑफ वेरिएशन, जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन पर काम किया गया, और इस तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी वजूद में आ गई, एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी वजूद में आई, दैट became known as the modern evolutionary synthesis, और यहां तो इसका नाम क्या रखा गया? मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस, या इसको नाम दिया गया नियो डार्विनिज्म। और ये कब डेवलप हुई? इन 1940s में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, व्हेन वाज नियो डार्विनिज्म डेवलप्ड? तो किस में हुई? 1940s में। बच्चा, इट इज कॉल्ड सिंथेसिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि नियो डार्विनिज्म को मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस काइकू कहते हैं। काइकू तो उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेटेड मतलब रिलेशनशिप शो करता है, डिस्कवरीज एंड द आइडिया फ्रॉम मेनी डिफरेंट फील्ड्स, बेशुमार डिफरेंट फील्ड्स हैं, जिसमें नंबर 1 पैलेंटोलॉजी,
नंबर 2 टेक्सोनॉमी, नंबर 3 बायोजियोग्राफी, नंबर 4 पॉपुलेशन जेनेटिक्स, उसके अलावा मेंडलिज्म, फिर डार्विनिज्म, इन सब को मिला दिया जाए तो इन सब का मजमुआ नियो डार्विनिज्म, दैट इज मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस कहलाता है। जनाब, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकता है या व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर 4 का हमारा इधर ही एंड हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।